हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा अच्छा लगे वीडियो तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है सिंक्रोनस मोटर के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है जो अल्टरनेटर का, उसमें हमने एक शब्द पढ़ा था सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हमने दो अल्टरनेटरों को पैरेलल में चला करके हमने उनको सिंक्रोनाइज किया था। लेकिन उस इसमें क्या करते हैं, हम उन दोनों अल्टरनेटर को न चला करके एक ही मोटर के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो दो अल्टरनेटर की तरह ही कार्य करने लगता है। ठीक है, यानी कि उस सिंक्रोनाइजिंग जो मशीन होती है, उस मशीन को हम उसी मोटर के अंदर, उसी अल्टरनेटर के अंदर फिट कर देते हैं। तो उसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, यानी कि तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। तो तुल्यकालिक मोटर क्यों प्रयोग की जाती है, आखिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तुल्यकालिक का सिंक्रोनस का मतलब होता है एक समान गति। ठीक है, थोड़ा सा आप जनरली इसका नॉलेज ले लीजिए। एक समान गति पर, ठीक है, एक समान गति पर चलने वाली मोटर हमारी होती है सिंक्रोनस मोटर। इसको एक समान गति क्यों कहा जाता है, यानी कि एन एस से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें, जब ये मोटर चल रही हो, तो अगर लोड का परिवर्तन होता है, लोड अगर मान के चलिए पहले मेरा लोड कुछ और था, मोटर चल रही है, कुछ कम ज्यादा हो गया, तो बाकी मोटर क्या होती है, अपनी स्पीड को घटा लेती है, बढ़ा लेती है, कुछ भी आगे पीछे स्पीड होती है। लेकिन इस मोटर में, इस सिंक्रोनस मोटर में ऐसी व्यवस्था होती है कि इसका लोड चाहे बढ़े चाहे घटे, कुछ भी कंडीशन हो, इसकी गति बदलती नहीं है। इसकी गति एक समान होती है, यानी स्लिप का मान 0 होता है। स्लिप होती है ना, जो स्लिप का मान क्या होता है, 0। ठीक है, स्लिप यानी कि रोटर और स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र में कोई अंतर पैदा होता है, उसको स्लिप बोलते हैं। वो 0 होता है, यानी कि एक समान गति पर चलने वाली जो हमारी मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, वो हम समझ लेते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहला उपयोग तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट आप लिख लीजिएगा कि पावर फैक्टर। ठीक है, क्या चीज, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यांत्रिक लोड उठाने के लिए, यांत्रिक लोड, यांत्रिक भार को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस, देखो मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो यानी कि कुल मिलाकर एक समान गति पर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली मोटर क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। एक समान गति कब होगी, जब स्लिप का मान 0 होगा। और स्लिप का मान 0 कब होगा, जब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान गति पर घूमेगा। और वो कैसे घूमेगा, जब हम, देखिए ध्यान समझना, जब हम किसी भी मोटर के, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को एसी सप्लाई, ठीक है, और इसके रोटर को, देखिए ये है इसका स्टेटर बाहर वाला, ये है इसका रोटर अंदर वाला, और इसके रोटर को जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ये क्या होता है, एक सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये लिखना आप कि जब किसी भी सिंक्रोनस मोटर के या किसी मोटर के स्टेटर को एसी सप्लाई और उसके रोटर को डीसी सप्लाई दी जाए, तो वहां पर एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण वहां एक समान स्पीड पर चलती है। अब इसमें कार्य सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लॉक होती है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप अभी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो एक समान गति पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली मोटर क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर। ये पावर फैक्टर और यांत्रिक लोड दोनों में काम करती है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए और यांत्रिक लोड उठाने के लिए। स्लिप का मान 0 होता है। ठीक है, इसके स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं और रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर एक समान स्पीड पर ये घूमती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके भागों के बारे में। देखिए, अल्टरनेटर हमने पढ़ा था, अल्टरनेटर में हम सिर्फ उसके रोटर को डीसी सप्लाई दे रहे थे, ना कि उसके स्टेटर को सप्लाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटर क्या होता है, एसी जनरेट करता है, लेकिन इसको हम एसी और डीसी दोनों देने के बाद मैकेनिकल पावर इससे हम ले रहे हैं।
ठीक है, तो ये होती है हमारी सिंक्रोनस, क्योंकि मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बदलना। अल्टरनेटर जनरेटर का काम क्या होता है, हमारी कौन सी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके जो पार्ट्स होते हैं मुख्य, वो कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इसके भागों के बारे में। देखिए, ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ये याद रखना आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इनको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटर की। ये चित्र देख लीजिए आप, स्टेटर। ये स्टेटर देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, यानी कि हमने जो अभी अल्टरनेटर पढ़ा है, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही उसका स्टेटर था। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसके स्टेटर में क्या होता है कि थ्री फेस स्टार या डेल्टा वाइंडिंग की जाती है, स्टार या डेल्टा, और ये तो उसमें भी होता है, लेकिन मुख्य अंतर ये होता है कि इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, थ्री फेस एसी सप्लाई इसके स्टेटर में दी जाती है, लेकिन अल्टरनेटर में नहीं दी जाती, उससे तो ली जाती है उल्टी, क्योंकि वो जनरेटर है। थ्री फेस स्टार डेल्टा इसमें वाइंडिंग की जाती है, थ्री फेस एसी सप्लाई इसके अंदर दी जाती है, जिससे इसके अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रोटर की। रोटर भी आप देख लीजिए ये चित्र में, इस प्रकार का रोटर मैंने आपको पहले बताया था, सेलिएंट पोल रोटर और आपको बेलनाकार रोटर दोनों बताए थे मैंने। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है, वो हंटिंग दोस्त के लिए, जो छेद दिख रहा है ना उस तरफ, वो हंटिंग हंटिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। अब इसके रोटर की जो इसमें क्या होता है, रोटर वाइंडिंग भी स्थापित होती है। ठीक है, रोटर हम अधिकतर देखिए, एक तो सेलिएंट प्रकार का रोटर होता है और एक होता है बेलनाकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर एक्साइटेशन एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्साइटेशन, यानी कि इसकी फील्ड को, इसमें फील्ड धारा कौन सी दी जाती है, डीसी वाली फील्ड धारा दी जाती है, जिसके कारण रोटर में एक एक्साइटेशन के लिए धारा देने के कारण उसमें एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कौन सा, स्थायी या एक समान। याद रखना, आपका सिद्धांत थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। यहां पर देखना आपको, यहां पर कौन सा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है एसी के कारण। ठीक है, और यहाँ पर एक समान या स्थायी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि रोटर जो होता है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दोनों कार्य करेंगे, लड़ेंगे, देखना बता रहा हूँ कैसे लड़ेंगे, नहीं दोस्ती कर लेंगे आपस में आखिर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया रोटर। अब आते हैं हम एक्साइटर। एक्साइटर जो होता है इस सिंक्रोनस मोटर में, एक शंट जनरेटर होता है। क्या होता है, शंट जनरेटर होता है, जो इसकी शाफ्ट पर लगा होता है। ये क्या करता है, यही इस रोटर को डीसी सप्लाई देता है, एक्साइटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेटर में क्या होता है, थ्री फेस एसी वाइंडिंग स्थापित की जाती है एसी सप्लाई के लिए। रोटर में क्या होता है, रोटर में भी थ्री फेस डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई दी जाती है, मतलब सॉरी थ्री फेस नहीं होती है वो, यहाँ पर थ्री जो टू फेस की वाइंडिंग होती है, कौन सी फेस की, टू फेस की वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है इस रोटर के अंदर, जिससे कि ये एक्साइटर उसी वाइंडिंग को क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कौन सा, स्थायी वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत अब हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा अंतर, ये जितनी मोटर अभी तक हमने पढ़ी है, थोड़ा सा अंतर इसमें ये आएगा कि भाई अब जब हम इसमें एक ही जगह पर दो सप्लाई दे रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा जो बाकी मोटरों से अलग होगा। यानी कि जब हम इसके स्टेटर को, मैंने बताया था अभी आपको, स्टेटर को हम जब एसी सप्लाई देंगे और यहाँ पर रोटर को जब हम डीसी सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो बाकी मोटर से अलग होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं इसके स्टेटर में। ठीक है, दो पार्ट हो गए, स्टेटर और रोटर। ये दिख रही है वाइंडिंग, ये है स्टेटर वाइंडिंग बाहर की, ये अंदर की वाइंडिंग है रोटर वाइंडिंग। ठीक है, जब मैं इसके स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देता हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। किसके अंदर, इस स्टेटर के अंदर हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, इसमें तो हो गया भाई रोटेटिंग, यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके रोटर को, यहां पर देखिए, यहां पर जब मैं इसके रोटर को डीसी सप्लाई दूंगा, तो क्या इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 0, पावर फैक्टर होता है 1। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होगी,
तो ये जो होता है ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, यानी कि इसमें दो पोल बन जाते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है, दो पोल इसके अंदर बन जाते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती क्योंकि ये डीसी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, एक ही जगह पर यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इस स्टेटर में, वो इस रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर लेता है। क्या कर लेता है आपस में, यानी कि इसका जो फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र को जकड़ लेता है, यानी कि आपस में दोनों लॉक हो जाते हैं। जैसे रोटर घूम रहा है, यानी कि दो चुंबक ले लीजिए आप, यहाँ पर मान के चलिए एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है। ठीक है, इसका एस ध्रुव यहाँ, इसका एन ध्रुव यहाँ है, तो ये इसको पूरी तरह से चिपका लेता है। क्या कर लेता है, चिपका लेता है। जब ये इसको चिपका लेता है उसको बोलते हैं हम लॉकिंग। क्या बोलते हैं, लॉकिंग, यानी कि मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं उसको। तो जब इस रोटर को ये मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ चिपका कर उसी गति पर घुमाता है जिस गति पर ये मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यही होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर का मूल सिद्धांत, यानी कि उसका रोटर अलग नहीं भागता है, उसका रोटर जो होता है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ चिपक जाता है, लॉक हो जाता है और सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इनके बीच की जो स्लिप होती है वो जीरो होती है। ठीक है, यानी कि रोटर के मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच की स्लिप जो होती है वो शून्य होती है, लेकिन बाकी जो मोटर्स होती है उनमें स्लिप का मान 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोड पर बदलती है। अब जब ये इसको लॉक कर लेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को जब लॉक कर लेगा, तो लोड में बढ़ाऊं घटाऊं कुछ भी करूं, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, रोटर इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ही गति करेगा, नियत चाल पर। ठीक है, किस पर, नियत चाल पर ही गति करेगा। अगर मान के चलिए इस स्टेटर का 1500 आरपीएम अगर रोटेटिंग स्पीड है, ठीक है, 1500 आरपीएम है, तो रोटर की भी स्पीड वही होगी जो स्टेटर की होगी, यानी कि एक समान चाल दोनों की हो जाएगी। और रोटर स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका सूत्र भी होता है NS इजिकल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और पोलो की संख्या के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा अगर हो रही है तो स्पीड को हम कम ज्यादा कर करके फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर का ये सिंपल सा सिद्धांत होता है। इसमें मेन चीज आपको याद रखना है इंटरलॉकिंग। ठीक है, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो इस परिवर्ती मैग्नेट के साथ में इंटरलॉक हो जाता है, जिसके कारण ये रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है और हमें यहाँ पर मैकेनिकल पावर एक समान सिद्धांत के बाद में हम बात करते हैं। एक चीज होती है, देखिए सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो तीनों प्रकार के पावर फैक्टर के ऊपर कार्य कर सकती है, लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी। ठीक है, तीनों प्रकार। लेकिन ये तीनों प्रकार के जो पावर फैक्टर जब हम प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से, आखिर उस मशीन के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें तीनों प्रकार के पावर फैक्टर अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड कार्यरत होते हैं, एक स्थायी होता है, एक रोटेटिंग होता है। तो यहां पर सीधी सी बात है, दो प्रकार की धारा होंगी और दो ही प्रकार के वोल्टेज होंगे। ठीक है, देखिए मेन जो कार्य होता है मोटर में, मैंने आपको बताया था मोटर आप कब समझिए जब वो कार्य करना प्रारंभ हो जाती है कि उसमें बैक ईएमएफ बनने लगता है। ठीक है, बैक ईएमएफ का अस्तित्व होगा तभी मोटर समझ जाइए कि कार्य अपनी करना चालू हो गई। बैक ईएमएफ अगर नहीं है तो मोटर अपनी कार्य करना चालू नहीं हुई है। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जो होता है और एक होता है आपूर्ति वोल्टेज, इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। इन दोनों के बीच के संबंध से ही हम पता चलता है कि पावर फैक्टर जो है, जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, ठीक है, लीडिंग है कि लैगिंग है, ठीक है, कि यूनिटी है। ठीक है, ये तीन प्रकार के पावर फैक्टर हमें इन्हीं दोनों के बीच में संबंध से मालूम चलेंगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तीनों में यहां पे लिख देता हूं।
ठीक है। थर्ड, सबसे पहली कंडीशन, जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो मैं 3 फेज उसमें सप्लाई दे रहा हूं उसके स्टेटर में, और जो बैक ईएमएफ प्राप्त हो रहा है मुझे वो कम प्राप्त हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा आप नोट डाउन करना, इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होगा वो लेगिंग होगा। कौन सा होगा? लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है जब बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज से अधिक हो जाता है। ठीक है। जो बैक ईएमएफ का मान है वो जो सप्लाई वोल्टेज है स्टेटर की उससे अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में पावर फैक्टर जो होता है उसको हम लीडिंग कहते हैं। कौन सा होता है? पावर फैक्टर लीडिंग। देखो इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूं, इसको बोलता है पश्चगामी। ठीक है। इसको बोलते हैं हम अग्रगामी। एक कंडीशन और कौन सी है आप बताइए? हाँ, बैक ईएमएफ जब सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ये 3 कंडीशंस होती हैं, पहली, दूसरी ये, तीसरी, जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए तो यहां पर पावर फैक्टर जो होता है वो होता है यूनिटी होता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं इकाई पावर फैक्टर। ठीक है, इकाई। ठीक है। तो पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई, ये तीनों प्रकार के पावर फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो ये जो तीनों प्रकार के पावर फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे बैक ईएमएफ पर और सप्लाई वोल्टेज पर। जब बैक ईएमएफ का मान आपूर्ति वोल्टेज से कम होता है तो पश्चगामी पावर फैक्टर प्राप्त होता है। जब बैक ईएमएफ का मान आपूर्ति वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो हमें अग्रगामी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होता है। और जब बैक ईएमएफ का मान आपूर्ति वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो हमें यूनिटी यानी कि इकाई पावर फैक्टर प्राप्त होता है। ठीक है। इसको हम एडजस्ट करेंगे इसकी स्पीड यानी कि एक्साइटेशन से। यहां पर एक्साइटेशन इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, यानी कि फील्ड की एक्साइटेशन को बढ़ाकर या घटाकर हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं। एक्साइटेशन बढ़ाया, बैक ईएमएफ का मान बढ़ा। ठीक है। एक्साइटेशन बढ़ाया, बैक ईएमएफ का मान बढ़ा, आर्मेचर फील्ड धारा का मान बढ़ा, जिसके कारण पावर फैक्टर का मान भी बढ़ेगा। एक्साइटेशन हमने कम किया, फील्ड की धारा का मान कम हुआ, बैक ईएमएफ का मान कम हुआ तो लेगिंग पहुंच गया। इसको मेंटेन हमने ऐसा किया कि इस वोल्टेज के बराबर ले आए तो यूनिटी हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से इसको समझिए। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है? अग्रगामी पावर फैक्टर। ठीक है। अग्रगामी शक्ति गुणक जो होता है, जब बैक ईएमएफ का मान इतना अधिक बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में जब आपूर्ति वोल्टेज से भी आगे निकल जाए बैक ईएमएफ का मान, तो इस कंडीशन में ये जो मोटर होती है इसको बोलते हैं हम ओवर एक्साइटेड मोटर। ओवर एक्साइटेड मोटर। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर एक्साइटेड मोटर, यानी कि पावर फैक्टर में बहुत अधिक सुधार करना होता है तो हमें इस मोटर को ओवर एक्साइटेड यानी कि एक्साइटेशन का मान बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है। फील्ड धारा की डीसी सप्लाई हमें ज्यादा बढ़ानी होती है, जिसके कारण मोटर ओवर एक्साइटेड करके चलानी पड़ती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवर एक्साइटेड मोटर, जब बैक ईएमएफ का मान आपूर्ति वोल्टेज से कहीं गुना अधिक हो जाता है। जो भी प्रभाव पड़ा है, जो उत्तेजन, जो हमारी फील्ड एक्साइटेशन के कारण जो पावर फैक्टर पर जो इफेक्ट होता है उसके कर्व बनता है, वक्र बनता है। ठीक है। ये जो वी वक्र एवं एंटी वी वक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताइए वी वक्र किन दो राशियों के बीच बनता है और एंटी वी वक्र किन दो राशियों के बीच बनता है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, जो वी वक्र होता है सिंक्रोनस मोटर का जो वी वक्र होता है वो क्षेत्र धारा यानी कि जो एक्साइटन उत्तेजन वाली जो धारा होती है, उत्तेजन धारा और आर्मेचर धारा के बीच बनता है। ठीक है। कौन सी धारा? अपनी उत्तेजन यानी कि फील्ड की धारा जो होती है क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच में बना वक्र कौन सा कहलाता है? वी वक्र। और एंटी वी वक्र कौन सा होता है? क्षेत्र धारा यानी कि क्षेत्र धारा आई एफ और पावर फैक्टर के बीच में बना हुआ वक्र कौन सा कहलाता है? एंटी वी वक्र। चलिए अब इसके बारे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको करना। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा क्या होता है इन दोनों में, किस प्रकार से कार्य
करते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए ये हमारी क्षेत्र धारा है, ये हमारी आर्मेचर धारा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब क्षेत्र धारा का मान न्यूनतम होता है यानी कि एक्साइटेशन जब न्यूनतम होता है उस समय आर्मेचर धारा का मान हाईएस्ट होता है। कैसा होता है? हाईएस्ट होता है। जब आर्मेचर धारा का मान हाईएस्ट होता है उस समय क्षेत्र धारा का मान न्यूनतम होता है। जब क्षेत्र धारा का मान न्यूनतम होगा तो बैक ईएमएफ भी वहां पर न्यूनतम होता है, तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लेगिंग होता है। क्या होता है? लेगिंग। और जब आर्मेचर धारा का मान बिल्कुल न्यूनतम पर आ जाता है, यहां आ जाता है, तो हमारा इकाई पावर फैक्टर होता है। पॉइंट पहला नोट करना आप, जब क्षेत्र धारा या एक्साइटेशन धारा का मान न्यूनतम होता है या जीरो पर होता है यहाँ पर, तब आर्मेचर धारा का मान अधिकतम पर होता है। जब आर्मेचर धारा का मान यहाँ पर जब न्यूनतम पे आ जाता है तो इकाई पावर फैक्टर होता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इकाई पावर फैक्टर की होती है। और जब क्षेत्र धारा के मान को और अधिक बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर यानी कि आर्मेचर धारा का मान और बढ़ जाता है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, इसका जो वक्र होता है ये लगभग v, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है v, उसके समान होता है, इसलिए इसको v वक्र कहते हैं, जो आर्मेचर धारा या फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच बनता है। अब आते हैं इस पर हम, ठीक है। जब यहाँ पर क्षेत्र धारा का मान जब कम होता है तो यहाँ पर पश्चिमगामी पावर फैक्टर होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पश्चिमगामी पावर फैक्टर है, ठीक है। ये कौन सा पावर फैक्टर है? पश्चिमगामी है, ठीक है। पावर फैक्टर का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है क्षेत्र धारा का मान कम होने पर। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता जाता हूँ क्षेत्र धारा को, तो मेरी एक कंडीशन ऐसी आती है, जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर्मेचर धारा का मान तो न्यूनतम हो गया यहाँ आकर के, लेकिन क्षेत्र धारा का मान यहाँ पर जब बढ़ता है तो यहाँ पर इकाई पावर फैक्टर पे आ जाता है, पावर फैक्टर। और जब क्षेत्र धारा का मान और अधिक बढ़ाता हूं तो मेरा अग्रगामी पावर फैक्टर पहुंच जाता है। ये एक प्रकार से एंटी वी वक्र यानी कि वी का सीधा सीधा उल्टा, ठीक है, उल्टा हो गया, इसीलिए इसको एंटी वी वक्र कहते हैं। ये क्षेत्र धारा आई एफ और पावर फैक्टर कोस फाई के बीच बनने वाला वक्र होता है, ठीक है। तो याद रखना आप कि आर्मेचर धारा का मान जब न्यूनतम पर होता है जब इकाई पावर फैक्टर होता है, ठीक है, और फील्ड धारा का मान जब अधिकतम पर पहुंचता है तो पावर फैक्टर यहाँ पर इकाई होने के साथ साथ अग्रगामी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है वी वक्र और ये होता है एंटी वी वक्र। तो ये देख लिया आपने यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर में किस प्रकार से हम फील्ड एक्साइटेशन को घटाकर बढ़ा करके हम इसके पावर फैक्टर को अग्रगामी पश्चिमगामी कर सकते हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो पावर फैक्टर में सुधार करना ही होता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि शक्ति गुणक खराब हो जाता है। कंडीशन क्या होती है? दो। सबसे पहली कंडीशन रोटर स्टेटर वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण। दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है लोड, ठीक है। देखिए इस प्रकार की जो मोटर होती है इनमें जो कम लोड होता है, ये बिल्कुल बहुत ही कम लोड पर इसका पावर फैक्टर लगभग 0.2 के समथिंग ही हो पाता है, लगभग 0.2 या 0.3। लेकिन अधिकतम लोड पर 0.8 से 0.9 तक ही होता है, यानी कि पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है। देखिए पावर फैक्टर यूनिटी करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जहां पर ये मोटर लगाई जाती है वहां पर कई प्रकार के इंडक्टिव सर्किट भी होते हैं, ठीक है, और कैपेसिटिव सर्किट भी होता है ना, कि पश्चिमगामी अग्रगामी काम चलता रहता है। इसलिए हम अप्रोक्स वैल्यू जो लेते हैं वो 0.8 से 0.9 तक ले ली जाती है, 0.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 तक ले सकते हैं। तो पावर फैक्टर इसमें दो खराबी के कारण, जैसे रोटर वगैरह में कोई दिक्कत हो गई, वायु अंतराल गैप ज्यादा हो गया, इसके कारण रिलक्टेंस बढ़ जाता है, तो वहां पर स्लिप का मान बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई आपको कि यहाँ पर जो हमारी तुल्यकालिक मोटर होती है इसमें जब लोड होता है, लोड अगर कम दिया है हमने तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान भी गिर जाता है, क्योंकि अधिक लोड पर ये अधिक पावर फैक्टर बनाती है, यानी कि पावर फैक्टर को सुधार करती है। तो इसीलिए संभव हो सके तो इसको लोड पर ही अपन चलाते हैं, जिससे हमारा पावर फैक्टर भी मेंटेन होता रहता है। चलिए अब ये खराबी बता दी, अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इस पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है, ठीक है।
तुल्यकालिक मोटर में जो दिक्कत, तकनीकी खराबी, जो खराबी के कारण पावर फैक्टर का मान गिर जाता है, उसको हम कैसे उठा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। अब चलिए, तो ये तो हो गई इसके कुछ दोष है ना, जैसे मान लो शक्ति गुणक किस प्रकार से कम हो जाता है। तो अब हम इस शक्ति गुणक को सुधारे कैसे, ठीक है। इस शक्ति गुणक में यानी कि इस पावर फैक्टर में हम सुधार कैसे करेंगे। शक्ति गुणक में सुधार लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लें। शक्ति गुणक में सुधार, देखिए सिंक्रोनस मोटर के द्वारा किस प्रकार से शक्ति गुणक को सुधारा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग क्या होता है, उच्च भार, ठीक है, और पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, इस तुल्यकालिक मोटर को बिना लोड पर चलाया जाता है, एक बात ध्यान रखना, जब बिना लोड के चलाया जाता है तो यह अग्रगामी धारा पैदा करता है। कौन सी? अग्रगामी धारा इंड्यूस करता है, यानी कि धारा कैसी होती है, अग्रगामी होती है। और हम जानते हैं कि अग्रगामी धारा किस कंडीशन में होती है, एक कैपेसिटर अगर मैं लगा देता हूं, उसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान पीछे हो जाता है और धारा का मान आगे हो जाता है। यानी कि यहां पर अग्रगामी धारा का मतलब हो गया कि ये जो सिंक्रोनस मोटर होगी हमारे कंडेंसर की भांति कार्य करेगी। किसकी भांति कार्य करेगी? कंडेंसर यानी कि संधारित्र की भांति कार्य करने लगती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर धारा का मान अग्रगामी होगा। जब अग्रगामी धारा होगा तो इसका मतलब पावर फैक्टर का मान भी आगे होगा, सीधे सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए इस जो मोटर को बिना शाफ्ट के यदि मैं अनलोड पर चला दूं तो मेरे जो सर्किट है ना, जैसे मान लो मेरे घर में मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे घर में जो इंडक्टिव सर्किट होते हैं, कौन से? इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट कौन कौन से हो गए, मैं घर की बात कर लूं, कहीं कहीं कुछ इक्विपमेंट्स में मेरे ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, ठीक है, क्या लगे हैं, ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हैं, ठीक है। और मानिए पंखे की वाइंडिंग होगी, मेरा एक इंडक्टिव सर्किट हो गया, मानिए कि वेल्डिंग मशीन है मेरे, ठीक है, किसी भी उसमें वेल्डिंग मशीन, तो इंडक्टिव सर्किट यानी कि जहां पर क्वाइल्स, ये इस प्रकार से इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है, यानी कि क्वाइल के रूप में लपेट कर उसको रखा जाता है किसी भी उस पे, तो ये इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में धारा कैसी होती है, आगे होती है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में धारा पीछे हो जाती है और वोल्टेज आगे होता है, यानी कि पश्चिमगामी होता है। पावर फैक्टर कैसा होता है, पश्चिमगामी, लेकिन कैपेसिटर में अग्रगामी होता है। तो ये जब हमारी जो मोटर है ये एक कंडेंसर की भांति कार्य करेगी तो अग्रगामी धारा लेगी। यही अग्रगामी धारा इनमें जो ट्रांसफार्मर हमारे घर में उपयोग हो रहा है, जो वेल्डिंग मशीन है, कोई सी भी ऐसा इक्विपमेंट है, पंखे की वाइंडिंग है जहां पर इंडक्टिव सर्किट है, इनके जो पश्चिमगामी वोल्ट एम्पियर होता है, जो पश्चिमगामी वोल्ट एम्पियर जो होता है, इसको क्रॉस कर दे, यानी कि निरस्त कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। और यहाँ पर ये कंडेंसर, चूंकि ये कंडेंसर की भांति कार्य करती है, ये इंडक्टिव सर्किट है, तो ये आपस में जब लड़ाई करेंगे तो कंडेंसर हमारा यहाँ पर जीत जाएगा और धारा जो होगी वो अग्रगामी हो जाएगी, यानी कि धारा का अग्रगामी होना यानी कि शक्ति गुणक में सुधार हो गया, ठीक है। पावर फैक्टर यहाँ पे हमारा आगे हो गया। देखिए थोड़ा बहुत अगर मान के चलिए पावर फैक्टर में सुधार करना है तो हम सिंक्रोनस मोटर को उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से संधारित्र के रूप में, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में करना होता है तो हमें ये जो कंडेंसर संधारित्र सिंक्रोनस मोटर है इसकी क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाना होता है। हद से हद आप नोट कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा 0.95 से लेके 0.98 तक ही पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं सुधारा जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी जो सिंक्रोनस मोटर में ही कुछ वाइंडिंग्स होती है जिसके कारण हमारा ये ड्रॉप पावर फैक्टर थोड़ा सा कम रहता है, यूनिटी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो एक संभावना नहीं हो सकती, इसीलिए 0.95 से लेके, क्योंकि पावर फैक्टर 0 से लेके कहां तक होता है, 1 तक होता है, तो अधिकतम हम 0.98 तक पावर फैक्टर को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट आप ये करना कि शक्ति गुणक में क्या होता है, जब बिना लोड के उसको चलाया जाता है तो वो एक संधारित्र की भांति कार्य करता है, जिसके कारण हमारी अग्रगामी धारा पैदा होती है। उसके कारण जो भी हमारे इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन, कुछ भी इंडक्टिव सर्किट है, उनके जो पश्चिमगामी धारा जो होती है, ये पश्चिमगामी धारा को वो इसका जो अग्रगामी वोल्ट एम्पियर है, ये दोनों लड़के आपस में इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, किसको? इंडक्टिव सर्किट के वोल्ट एम्पियर को, जिससे हमारा पावर फैक्टर अग्रगामी हो जाता है, यानी कि लीडिंग हो जाता है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। इस प्रकार से हम शक्ति गुणक में सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुल्यकालिक मोटर के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की मोटर्स होती हैं। देखिए यहाँ पर लगे हम आप पढ़ेंगे दो प्रकार की मोटर, एक होती है सामान्य प्रकार की मोटर और एक होती है हमारी ऑटो तुल्यकालिक मोटर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य तुल्यकालिक मोटर के बारे में। सामान्य तुल्यकालिक मोटर यानी कि एक प्रकार से अल्टरनेटरी मान लीजिए आप, कौन सा?
अल्टरनेटर। अल्टरनेटर और उसकी बनावट में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसके स्टेटर जो होता है बाहर का, उसमें वही 3 फेस वाइंडिंग स्थापित की जाती है। रोटर में डीसी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। एसी को 3 फेस सप्लाई देते हैं, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। 3 फेस एसी देते हैं इसको। यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रोसेस सेम टू सेम ही होती है, ठीक है। सिंक्रोनस जो मोटर होती है, इसमें वही डीसी सप्लाई के लिए प्राइम मूवर पर शंट प्रकार का जनरेटर लगा होता है, जो इसको कितना लग 110 से, ठीक है, 110 से 250 वोल्ट की डीसी सप्लाई इसके रोटर को प्रदान करता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, इसकी पोलरिटी बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट के लिए इसमें हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर एक्साइटर और प्राइम मूवर, दूसरा प्राइम मूवर, ये दो चीजों की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है। सेम प्रोसेस होती है सामान्य तुल्यकालिक मोटर जो होती है, इसका सिद्धांत मैंने बताया था आपको, उसी प्रकार का होता है। इस प्रकार की मोटर देखिए, ये जो मोटर्स होती हैं, ये सामान्य प्रकार की तुल्यकालिक मोटर के समान, अल्टरनेटर के समान की संरचना पूरी पूरी तरीके से होती है, ठीक है। इनका उपयोग शक्ति गुणक में ही किया जाता है। इसमें प्राइम मूवर एक्साइटर की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसकी शाफ्ट पर ही लगा होता है शंट जनरेटर, ठीक है। इस मोटर की विशेषता मैंने आपको पहले बताई थी कि जैसे ये देखिए, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो शून्य होता है, ये चीज आप नोट कर लेना। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो शून्य होता है। इसको हम बिना चालू करे लोड पर चालू नहीं कर सकते, ठीक है। लोड पर चालू नहीं कर सकते, जब ये मोटर अपनी पूर्ण स्पीड पकड़ लेती है उसके बाद ही इसके ऊपर लोड डाला जाता है, ठीक है। देखिए, लोड के परिवर्तन से इसकी स्पीड में बहुत ही कम अंतर होता है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर 5 से 10% की लोड वृद्धि कर दी जाती है ज्यादा, तो ये मोटर जो है रुक भी जाती है, यानी कि इसकी जो रेटिंग होती है ना लोड की, उससे ज्यादा अगर आप लोड दोगे तो ये मोटर जो होती है रुक जाती है, ठीक है। इस पर लोड का कोई प्रभाव ज्यादा विशेषकर पड़ता नहीं है, ठीक है। ये जो मोटर होती है, N इजिकल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, इसी सूत्र का परिपालन ये करती है, ठीक है। सिंक्रोनस, ये जो सामान्य प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है वो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सामान्य प्रकार की मोटर, ठीक है। इसका प्रयोग या मान चलिए आप जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनमें पावर फैक्टर सुधार के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा, देखिए उसमें हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता भी पड़ेगी, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया गया है। उस सामान्य प्रकार की जो मोटर है तुल्यकालिक मोटर, उसमें सुधार करके ये मोटर इजाद की गई है, इसको बोलते हैं हम ऑटो तुल्यकालिक मोटर। ये भी दो प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी इंडक्शन टाइप, दूसरी होती है हमारी सैलिएंट पोल टाइप, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम इंडक्शन टाइप। देखिए, इंडक्शन टाइप का मतलब ये होता है कि इसका जो रोटर होता है, इसके रोटर पर क्या होता है, 3 फेस, याद रखना, 3 फेस जो होती है स्लिप रिंग वाइंडिंग की जाती है। कौन सी? स्लिप रिंग वाइंडिंग, ठीक है, स्लिप रिंग वाइंडिंग की जाती है। ये इसकी शाफ्ट हो गई, ठीक है, ये दोनों शाफ्ट हो गई। ये 3 फेस स्लिप रिंग मोटर है, 3 फेस स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। अब इस मोटर में क्या होता है, एक तरफ यहां पर लगा होता है भाई साहब एक्साइटर, ठीक है। इसकी शाफ्ट पे यहाँ पे लगी होती है 3 स्लिप रिंग्स, ठीक है। क्या लगी होती है? 3 स्लिप रिंग लगी होती है। जो अब स्लिप रिंग है तो भाई रियोस्टेट भी लगा होगा, सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था रियोस्टेट। स्लिप रिंग मोटर में हम रियोस्टेट प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रियोस्टेट भी लगा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये जो मोटर होती है प्रारंभ में क्या होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर के समान कार्य करती है, ठीक है। और जब ये जो गति होती है, इसकी तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड जब ये मोटर प्राप्त कर लेती है, तो एक चेंज ओवर के द्वारा, देखिए चेंज ओवर के द्वारा, अभी यहाँ पर एक्साइटर का कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, अभी एक्साइटर अलग है, ठीक है, लगा है लेकिन अलग है। अभी सिर्फ ये मोटर कार्य कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके रोटर पर 3 फेस स्लिप रिंग मोटर हमने लगा दी है। अब यहाँ पर जब ये मोटर स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस मोटर को क्या होता है, लोड पर चलाना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग लोड पर ही, पहले से ही लोड दर जहां पर होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य प्रकार के देखिए, जो बाकी जो मोटर्स हैं उनको, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको लोड पर चालू नहीं किया जा सकता, उसका टॉर्क शून्य होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले इस मोटर को हम 3 फेस स्लिप रिंग की मोटर की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 फेस स्लिप रिंग मोटर जो होती है वो लोड पर भी अच्छा खासा टॉर्क हमें दे देती है,
ठीक है, तो इसीलिए पहले इसको स्लिप रिंग मोटर की भांति कार्य किया जाता है। जब यहाँ फुल स्पीड पकड़ लेती है अपनी सिंक्रोनस स्पीड, फिर क्या किया जाता है, चेंज ओवर के द्वारा, ठीक है, चेंज ओवर के द्वारा इस रिहोस्टेट को परिपथ से अलग कर दिया जाता है। इस रिहोस्टेट को क्या किया जाता है, परिपथ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इस चेंज ओवर के द्वारा इस एक्साइटर को फिर फील्ड वाइंडिंग में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसके रोटर की जो वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है वो एक्साइट हो जाती है। अब ये क्या हो गया, अब हो गई सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में हम जानते हैं कि डीसी सप्लाई देंगे फील्ड वाइंडिंग को, और इसको स्टेटर को हम जब थ्री फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एक सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही एक्साइटर के माध्यम से इस चेंज ओवर के द्वारा सप्लाई पहुंचती है, सप्लाई, तो डीसी सप्लाई कितनी पहुंचती है, लगभग 110 वोल्ट से 250 वोल्ट पहुंचती है, ठीक है, इतनी की ही आवश्यकता वहां पर होती है पोल को स्थापित करने के लिए, मैग्नेटिक पोल को। अब यहाँ पर क्या हुआ, मोटर क्या हो गई हमारी, सिंक्रोनस हो गई। तो कुल मिलाकर के इसमें हमें प्राप्त हो गई क्या, सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि फुल लोड पर भी ये मोटर चालू हो सकती है। लेकिन इसमें दो चीजें कार्य करेंगी, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर की भांति कार्य करेगा, और जब एक्साइटर को जोड़ देंगे तो सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है कि बड़े बड़े जो रोलिंग मिल होते हैं, पेपर मिल होते हैं, जहां पर लोड परिवर्तित होता रहता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें क्या होता है, ये तो चलो मान लीजिए लोड पर होता है। अब एक और मोटर होती है इसी की आटो तुल्यकालिक मोटर, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर सेलिएंट पोल टाइप आटो तुल्यकालिक मोटर, उसके बारे में अब बात करते हैं हम सेलिएंट पोल। देखिए ये दिख गया आपको सेलिएंट पोल, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। इस प्रकार के मोटर में सेलिएंट पोल यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ये उभरे हुए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये उभरे हुए जो है पोल से स्थापित करने के लिए इस प्रकार के क्या किए जाते हैं, सेलिएंट पोल यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, थ्री फेस वाइंडिंग गहरी होती है, और डीसी उत्तेजन वाली वाइंडिंग स्थापित इसी के ऊपर की जाती है, ठीक है, इसी के ऊपर क्या की जाती है, यहाँ पर डीसी वाइंडिंग भी की जाती है। अब देखिए ये क्या होता है, इसके जो ये उभरे हुए भाग होते हैं ना, इसमें ये शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स होते हैं, स्क्वायरल केज प्रकार के। कौन से, स्क्वायरल केज, यानी कि ये स्क्वायरल केज प्रकार का यहाँ पर रोटर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होने के कारण इस पर जब थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो ये रोटर क्या होता है, घूमने लगता है, घूमता है लेकिन बहुत कम लोड पर। कौन से लोड पर, ये इसकी एक खामी ये होती है कि कम लोड पर, थोड़े लोड पर ये कम घूमता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सेलेंट पोल रोटर में इसका उपयोग क्या किया जाता है, मेन उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी कि वितरण लाइनें जो होती हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर्स तक आती हैं, उनमें उनमें क्या किया जाता है, पावर फैक्टर को सुधार के लिए उसके समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर लाइन के समांतर क्रम में इस प्रकार की मोटर्स को लगाया जाता है, ठीक है। इसमें केवल हल्के लोड पर संचालित होती है। दूसरा, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि स्लिप रिंग मोटर्स जो होती है हमारी, उसमें हम रियोस्टेट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना, यहाँ पर पहले पहले बताया था आपको, शॉर्ट सर्किट जो हमारे रोटर होते हैं स्क्वायरल केज प्रकार के, उसमें किसी प्रकार का कोई रिहोस्टेट नहीं लगा सकते, ठीक है, उसमें रियोस्टेट नहीं होता, ना ही कोई चेंज ओवर स्विच होता है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग डायरेक्ट हम लाइन के समांतर में यहाँ पर स्वचालित रूप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके आगे। अब बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर में एक दोष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो, उसको हम बोलते हैं हंटिंग दोष, ठीक है। इसको स्विंगिंग भी कहा जाता है, फेस स्विंगिंग भी कहा जाता है इस हंटिंग दोष को। ये हंटिंग दोष क्या होता है, हंटिंग दोष होता है कंपन, ठीक है, याद रखना आप इस शब्द को, इसका मतलब होता है कंपन करना। देखिए ये कंपन कैसे पैदा होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए मोटर जो सिंक्रोनस मोटर होती है, हम जानते हैं कि वो लोड, उस पर लोड परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब लोड अधिक परिवर्तित होता है उस समय क्या होता है, जो रोटर होता है, जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है, उसमें ये आरोपित ईएमएफ है V, उसके अंदर जब लोड परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि एक बैक ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, उसके रोटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को बोलेंगे हम बैक ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। इस बैक ईएमएफ के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो आरोपित विद्युत वाहक बल है और जो इस रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यानी कि बैक ईएमएफ, इनके बीच में क्या होता है, कोण का परिवर्तन होता है, कोण
परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस लोड परिवर्तन और बैक ईएमएफ के फेज कोण में परिवर्तन के कारण ये इसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, इसकी घूमने की, इस रोटर के घूमने की गति का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रोटर होता है वो हल्का कंपन करने लगता है, यानी कि रुकने का प्रयास करता है। तो वो कंपन जो होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर हंटिंग दोष। ठीक है, समझ गए आप। इसी बैक ईएमएफ या रोटर ईएमएफ, इसको या रोटर ईएमएफ भी कह सकते हैं, ईआर। ठीक है, रोटर ईएमएफ भी इसको कह सकते हैं। इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण ये रोटर जो होता है हल्का सा धीमा होने का प्रयास करता है, जिससे वहां कंपन करता है, और उसी को हम हंटिंग या फेज स्विंगिंग, फेज स्विंगिंग भी कहते हैं। ठीक है, फेज स्विंगिंग भी कहते हैं। अब इसको हम दूर कैसे करेंगे? देखिए, इस प्रकार का जो दोष होता है उसके लिए क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर, मैंने अभी आपको इससे पहले चित्र बनाया था एक इस प्रकार की रोटर का। कौन सा रोटर होता है ये? इस प्रकार का रोटर बनाया था ना मैंने, ये होता है हमारा सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा में की जाती है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो गोल छिद्र होते हैं इन्हीं में वो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, इसको बोलते हैं हम डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग यानी कि यहाँ पे तांबे की रॉड लगा करके उनको यहाँ पर इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इसको लगाने का मतलब क्या होता है, ये डैम्पर वाइंडिंग इसी हंटिंग दोष के लिए लगाई जाती है। ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्या होता है कि जब इस प्रकार का बैक ईएमएफ या रोटर ईएमएफ पैदा होता है, तो जब ये रोटर घूमता है तो ये जो चालक होते हैं, ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस बैक ईएमएफ को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, क्या करता है, इस रोटर ईएमएफ को ये निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, या इस हंटिंग प्रभाव को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, जिससे कि ये जो हंटिंग दोष है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हंटिंग प्रभाव को निरस्त निष्क्रिय करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके जो हमारा रोटर होता है, कौन सा, ये सेलिएंट पोल वाला, इसके उभरे हुए भाग पर यहाँ पर जो गोल छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गोल छिद्रों में वो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इस उत्पन्न हुए बैक ईएमएफ या फेज कोण को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर हंटिंग दोष समाप्त हो जाता है। जब इस रोटर की घूर्णन गति सिंक्रोनाइज हो जाती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर जब चलने लगती है, तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका जो टॉर्क होता है वो मेन टॉर्क का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमारा या बैक ईएमएफ या उसके रोटर में उत्पन्न ईएमएफ का विरोध करने के कारण हंटिंग दोष समाप्त कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसका कार्य तब तक होता है जब तक कि ये यहाँ पर पूरा इसको न्यूट्रलाइज ना कर दे, इस हंटिंग दोष। तो दोस्तों ये था हमारा सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर, यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने देखी, ये काफी छोटा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा का पूरा अच्छे से देखिएगा। पहले हम इंडक्शन मोटर पढ़ लीजिए। आप इंडक्शन मोटर जब आप पढ़ते हुए आएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप, मेरे जितने भी वीडियो बने हुए हैं सब स्टेप बाय स्टेप है, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप पहला पार्ट देखेंगे दूसरा पार्ट की लिंक उसमें डली रहेगी, सब कुछ उसमें डला रहता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आप पढ़िए इस चैप्टर को। सिंक्रोनस मोटर का इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।